ऐसी चीज़ खरीदनी है, वैसी चीज़ खरीदनी है, लेकिन हर एक शहरी, हर एक शख्स की ये ख्वाहिश होती है कि उसका अपना घर हो, इसका ख्वाब होता है क्योंकि घर बहुत बड़ी नेमत है और खुसूसन अपना घर हो। हुकूमत पाकिस्तान यानी पीटीआई गवर्नमेंट ने इसको पूरा करने के लिए कदम भी उठाया, स्कीम दी जिसके तहत अगर अभी तक अपना घर हासिल आप लोग नहीं कर पाए तो आसानी बैंक से कर्ज लेकर अपने इस ख्वाब को पूरा कर सकते हैं। और तमाम बैंक इसमें ऑन बोर्ड हैं, किसी भी बैंक से जाकर आप वो कर्ज ले सकते हैं। उसमें डिफरेंट टायर्स हैं, उसकी ज़ाहिर शराइत भी हैं कुछ। आज हम इसको समझने की कोशिश करते हैं कि हाउ गुड इज़ दैट एंड हाउ ईजी इज़ दैट, बिकॉज स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान की मुआवनत से तमाम बैंक से अब आप ये हाउसिंग जो लोन है ये ले सकते हैं। इस स्कीम के बाद धड़ाधड़ बैंक्स को एप्लीकेशंस मौसूल हो रही हैं। पिछले अगर 3 महीनों की हम बात कर लें तो इन कर्जों में 45 बिलियन का इजाफा हुआ है। 45 बिलियन सिर्फ इन 3 महीनों में, और ज़ाहिर भी आगे चलकर और लोग भी कर्ज लेंगे। और ये हर वो शख्स इससे मुस्तफिद हो सकता है जिसका अपना घर नहीं है, जिसने कभी अपना घर नहीं लिया, वो अब अपने घर का मालिक बन सकता है। इस पर आपको रिपोर्ट दिखाते हैं कि व्हाट एग्जैक्टली इज दिस नया पाकिस्तान हाउसिंग प्रोजेक्ट, और फिर बात करते हैं इससे मुतालिक मजीद। ख्वाबों का घर हकीकत में बनाना मुश्किल लगता है ना, मगर मुश्किल आसान बनाने के लिए पेश है नया पाकिस्तान हाउसिंग स्कीम। लेकिन हर जानिब से आती मुख्तलिफ आवाजों ने इस हुकूमती स्कीम को लेकर भी उलझन में डाल दिया। जहन में कई सवालात आ गए कि घर मेरा कैसे होगा। तो आइए उलझन सुलझाते हैं। अगर मुझे किसी भी इलाके में 125 गज का घर पसंद आ गया है जिसकी मालियत 35 लाख रुपए है, तो मेरी आमदनी को मद्देनजर रखते हुए बैंक 27 से 30 लाख रुपए लोन देगा, जिसको लौटाने के लिए मेरे सामने 2 प्रोग्राम होंगे। 10 साल प्रोग्राम में पहले 5 साल अदायगी में मुनाफे की शरह 5% होगी और अगले 5 साल 7% हो जाएगी। लेकिन अगर मैं अदायगी का वक्त 20 साल चाहता हूँ तो 10 साल बाद 27 लाख रुपए लोन पर 1 साल का 2.5% कायबोर भी अदा करना होगा। और अगर मेरा लोन 30 लाख रुपए है तो 10 साल बाद 1 साल के कायबोर की अदायगी बढ़कर 4% हो जाएगी। मगर मेरी फैमिली तो बड़ी है तो मुझे छोटा घर नहीं चाहिए, मैं 250 गज का घर लूंगा। तो चलिए इसके लिए लोन कितना और अदायगी कैसे होगी वो भी समझ लेते हैं। इस बार घर की मालियत होनी चाहिए 60 लाख रुपए, जिस पर बैंक मेरी आमदनी को मद्देनजर रखते हुए मुझे 50 लाख रुपए लोन देगा। अब मैं रकम ज्यादा ले रहा हूँ तो अदायगी में मुनाफे की शरह भी बढ़ गई। पहले 5 साल मुनाफे की शरह 7% और अगले 5 साल 9% होगी। लेकिन मैं रकम 20 साल में लौटाना चाहता हूँ तो मुझे 1 साल का कायबोर 4% तक अदा करना पड़ेगा। मगर ठहरिए, अगर मेरे पास पहले से अपना घर मौजूद है तो मैं इस लोन का हकदार ही नहीं हूँ। मगर हाँ, मेरे पास घर नहीं, सिर्फ जमीन है और इस पर तामीर चाहता हूँ, तब भी नया पाकिस्तान हाउसिंग स्कीम मेरे लिए मुफीद होगी, क्योंकि बैंक मुझे कम से कम 10 और ज्यादा से ज्यादा 50 लाख रुपए फाइनेंस करेगा, जिसकी माहाना अदायगी पहले 5 साल के लिए 6,600 से लेकर 38,775 होगी। हो गई ना मुश्किल आसान। तो चलिए घर अपना बना लीजिए। क्या आपने वज़ीर आज़म की नया पाकिस्तान हाउसिंग स्कीम के तहत घर की बुकिंग कराई है? क्या इस नई स्कीम से कोई शिकायत है? क्या इस पर कोई डाउट है? क्या बैंक से लोन लेना आसान है या मुश्किल? ये वो सवाल हैं जो आपके भी जहन में होंगे। यही सवाल लेकर हम आवाम के पास गए, ये सवाल उनसे हमने किए। क्या जवाब मिला आपको सुनवाते हैं। तो हम नॉर्मल बैंक से कर्जा लेके अगर लेते हैं तो वो हमें ऑलमोस्ट डबल देना पड़ता है। तो क्या वजीर आजम की हाउसिंग स्कीम में भी यही सिचुएशन होगी कि हम बैंक से कर्जा क्योंकि हमें मिल रहा है घर का, और अगर मिसाल के तौर पे 25 लाख का घर है तो हमें 50 लाख बैंक को पे करने पड़ेंगे? तो ये चीज़ें कन्फ्यूजन दूर हो जाए तो आई विल डेफिनेटली अप्लाई फॉर दैट। गवर्नमेंट को आप एक स्टेक होल्डर के तौर पे आगे आना पड़ेगा और लोन फैसिलिटी जो है वो बहुत हेल्पफुल दिया है। इसमें गवर्नमेंट को यह है कि कंसेशनल रेट के ऊपर लोअर मिडिल क्लास के ऊपर लोन दिया जाए। गारंटियाँ इतनी मांगते हैं जी, यहाँ पे तो मोटरसाइकिल को किस्तों पे यानी कि दे देता, तो वो यानी कि गारंटी इतनी मांगता है। ये तो फिर यानी कि हुकूमत को चाहिए कि को आसानी यानी कि पैदा करे। गरीब आदमी ना तो टैक्स गुजार है तो ना उनको कर्जा मिलना है।
ये सारे बड़े आदमियों ने लेना कर्जा और उनकी मिली भगत से अमीर लोगों ने और अमीर होना है, गरीब ने अमीर नहीं होना, ना गरीब को घर मिलना है। जिसने लोन लेना है ना, अगर उसके पास अपना प्लॉट भी नहीं होगा तो वो कैसे लोन लेने जाएगा? बैंक कहेगा जी आप अपनी प्रॉपर्टी प्लज करा दें, उसके पास प्रॉपर्टी तो है ही नहीं, वो प्लज क्या कराएगा? भाई गरीब तो फ़ायदा उठाएंगे ज़रूर, जिसको फ़ायदा पहुंचेगा वही उठाएगा। और दूसरी बात है कि हर एक को तो नहीं मिलेगी ये चीज़, जिसको मिलेगी उसको फ़ायदा पहुंचेगा। सर अल्लाह ना करे, यहाँ 10,000 रुपये सैलरी है, क्या कर्जा लूँगा मैं? ये तो आवाम को इन्होंने बेरोज़गारी, महंगाई और इसमें ऐसा मार दिया है कि घर तो दूर, अभी 2 वक्त का खाना भी खाना मुश्किल है। अब देखते हैं कि क्या अगर वफाक की तरफ से आए तो फिर तो कामयाबी के चांसेस हैं, अगर सूबाई गवर्नमेंट की तरफ से आए तो फिर तो हो सकता है बिलावल उस पर ये सारा खर्चा हो जाए। तो जनाब बहुत सारे सवालात लोगों के जो कि आपने सुने, हमने सुने, हमारे भी जहनों में बहुत सारे सवाल हैं इस स्कीम को लेकर। अब भी कुछ लोगों के जहनों में सवाल है कि कहीं ये सूद पर कर्ज तो नहीं मिल रहा, क्योंकि जाहिर सी बात है इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान इस चीज़ को मद्देनजर रखा जाता है। घर किसके नाम पर होगा ये भी एक सवाल है। तो जनाब बहुत सारे सवालों के बहुत ज़्यादा जवाब जानने के लिए मिज़ान बैंक के प्रेसिडेंट इरफान सिद्दीकी साहब ने हमें ज्वाइन किया है, उनसे बात कर लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर, गुड मॉर्निंग। वज़ीर आज़म के हुक्म पर स्टेट बैंक की जो स्कीम सामने आई है उसके बारे में आप क्या राय रखते हैं? बहुत अच्छी है, सिर्फ अच्छी है, या बहुत 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 ज्यादा अच्छी है? राइट, वालेकुम सलाम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आई थिंक ये बड़ा अच्छा इंट्रोडक्शन आपके चैनल ने दिया कि क्या लोगों के इसमें शुबात हैं ऑल दैट। तो इन सिंपल टर्म्स आपका जो सवाल है कि क्या ये बहुत अच्छी स्कीम है, ये यकीनन बहुत अच्छी स्कीम है और इसमें फोकस भी हुकूमत का बहुत ज़्यादा है। आई थिंक आपको मालूम होगा कि वज़ीर आज़म खुद माशाल्लाह इसमें बहुत इंटरेस्ट ले रहे हैं और ऑब्वियसली वो इंटरेस्ट ले रहे हैं तो पूरी कैबिनेट और स्टेट बैंक सब उसमें खासा इन्वॉल्व है। राइट। और इसकी बेसिक चीज़ ये है कि इसमें गवर्नमेंट स्टेट बैंक ने ये कही है कि भी जो भी बैंक्स की प्राइवेट सेक्टर लेंडिंग होती है उसका 5% जो हाउसिंग एंड कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री में देना ज़रूरी होगा। अभी तक ये परसेंटेज जो थी वो तकरीबन 1% के करीब थी। कुछ बैंक्स की ज़्यादा थी, मिज़ान बैंक की ज़्यादा थी, लेकिन अब हमें इसको 5% पे ले जाना होगा। तो इस हवाले से तकरीबन अगले 12 महीने में आप देखेंगे कि जो हाउसिंग एंड कंस्ट्रक्शन सेक्टर है उसमें बैंक्स के कर्जे मजमूई तौर पे डबल हो जाएंगे और उसमें 150 बिलियन का इजाफा आएगा। सर लेकिन आपने कहा कि हाउसिंग सेक्टर, जब इजाफा आएगा तो ऑब्वियसली जी आपने जिक्र किया जा रहा है हाउसिंग सेक्टर पे आप फोकस करें, बट ड्यू टू दिस इनिशिएटिव इस हाउसिंग सेक्टर के साथ साथ बहुत से और सेक्टर्स अटैच होते हैं। फॉर एग्जांपल सीमेंट का सेक्टर भी अटैच होता है। तो सर मुझे प्लीज ये बताइएगा कि इकोनॉमी को ओवरऑल कितना फायदा होगा और कौन कौन से मजीद सेक्टर्स जो कि लिंकिंग सेक्टर्स हैं इससे उनमें बेहतरी आएगी? देखिए इसमें आपने तो देखे होंगे स्टॉक मार्केट में आजकल सीमेंट के शेयर, स्टील के, ग्लास के, ये सब ऊपर जा रहे हैं और ये माशाल्लाह कोरोना के बावजूद पाकिस्तान एक यूनिक जगह है मेरी नज़र में जहाँ पर ये सब एक्टिविटीज़ बहुत आगे बढ़ के हो रही हैं इसमें। तो ऑब्वियसली ये सारी इंडस्ट्री ऑलरेडी शुरू हो गई हैं। इसके अलावा सबसे ज़्यादा जो फ़ायदा होगा वो हमारे अनस्किल्ड लेबर और स्किल्ड लेबर का होगा जो डेली वेजेस पे काम करते हैं। अभी आपके इंटरव्यू में एक साहब बता रहे थे कि भाई उनकी तनख्वाह नहीं है या काम नहीं है या 10,000 रुपये तनख्वाह मिलती है। तो जब एक्टिविटी जनरेट होगी तो ऑटोमेटिकली लेबर को ज्यादा पैसे मिलेंगे, उनको ज्यादा पैसे मिलेंगे तो उनके पास प्रोपेंसिटी ज्यादा आएगी। बिल्कुल ऐसा ही। प्रोपेंसिटी ज्यादा आएगी तो वो घर भी ले सकेंगे वो। लेकिन सदीकी साहब जब पैसों का जिक्र आता है तो एतमाद की बात आ जाती है, भरोसे की बात जहन में आती है कि आया बैंक पैसे देगा या नहीं। और फिर दूसरी जानिब बैंक को भी होता है कि भरोसा हम उस पर करें जिसको हम पैसे दे रहे हैं कि वो हमें वापस करेगा या नहीं करेगा। तो अब इस नई स्कीम से भरोसे, एतमाद की बुनियाद मजबूत होगी मजीद? देखिए इसमें बेसिक जो बैंकिंग है, बैंकिंग इज इंटरमीडिएशन। अब आप जो बात कर रही हैं कि क्या बैंक को भरोसा होगा, तो बैंक को तो आज भी जो हम कर्ज और जितने भी इन्वेस्टमेंट करते हैं चाहे वो बड़ी इंडस्ट्री में हो या एसएमई में हो, तो हम वो रिस्क लेके करते हैं कि भाई ये पैसे हम दे रहे हैं और इंशाल्लाह ताला ये वापस आएंगे पैसे। क्योंकि बैंक के पास जो पैसे होते हैं वो कैपिटल खुद का जो होता है वो तो सिर्फ 8 से 10% होता है, बाकी 90% डिपॉजिटर्स का पैसा होता है इसमें। तो हमें वो ड्यूटी ऑफ केयर होती है कि हम जिसको भी पैसा दें वो इंडिविजुअल को लो कॉस्ट हाउसिंग में दें या एक बड़ी मल्टीनेशनल को अरबों रुपए के हिसाब से दें, तो हमें दोनों में पैसे वापस आने की इत्मीनान जरूरी है। अच्छा, एक बैंक नहीं कर रहा है, पाकिस्तान में माशाल्लाह तकरीबन 30 बैंक हैं, ये सारे के सारे हाउसिंग लोन प्रोवाइड कर रहे हैं।
तो इसमें एक हेल्दी कंपटीशन भी होगा। स्टेट बैंक के टारगेट्स अगर हम मीट नहीं करते हैं तो पेनल्टीज लगती हैं, मीट करते हैं तो वो कैरेट एंड स्टिक वाला कॉन्सेप्ट भी है। तो हर बैंक चाह रहा है कि हम ये कर्जे ज्यादा से ज्यादा बुक कर पाए, तो आपस में कंपटीशन भी है, व्हिच इज वेरी हेल्दी फॉर द कंज्यूमर, एंड कंज्यूमर के लिए। सर इस कंपटीशन को आप एलैबोरेट कर सकते हैं? व्हाट डज दैट मीन कि कहीं पर सूद कम होगा, ऐसा कहना चाह रहे हैं आप? नहीं देखें, इसका जो मार्कअप रेट है, मैं तो मिजान बैंक को रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, इस्लामिक बैंक है, यहाँ सूद का कॉन्सेप्ट है ही नहीं, बिल्कुल सही है, नेम चेंज नहीं है, वो पूरा कॉन्सेप्ट अलग है, वो मैं आपको बताऊंगा आगे। बिल्कुल ठीक है सर, वो मैं उस पर आऊंगा। तकरीबन आपके जो आपकी जो मंथली इंस्टॉलमेंट है, वो चाहे आप इस्लामिक बैंक से लें या कन्वेंशनल बैंक से लें, वो तकरीबन बराबर होगी। लेकिन जो कंपटीशन होगा वो सर्विस क्वालिटी में होगा, कि सर्विस आप कितनी जल्दी प्रोसेस करते हैं, कितनी अच्छी तरह उनको हैंडल करते हैं, कितना आसान बनाते हैं उसका। ठीक सर, मेरी आसानी के लिए जरा मुझे ये भी बताएगा सिद्दीकी साहब कि जैसे मेरी तनख्वाह कम से कम कितनी होनी चाहिए कि मैं कर्ज ले सकती हूँ, और बैंक को गारंटी के नाम पर क्या रखवाना पड़ेगा? क्योंकि यही दो सवाल हमारे शहरियों ने किए हैं। जी, इसमें मिनिमम तनख्वाह की लिमिट 25,000 रुपए और अपर लिमिट कोई भी नहीं है इसमें। और जो सिक्योरिटी की बात आप कर रही हैं, तो जो घर या जमीन एक शहरी लेगा, वही हम इसको मॉर्गेज कर लेते हैं। तो ऑब्वियसली इसलिए जरूरी है कि जो आप घर या जमीन ले रहे हैं वो मॉर्गेजेबल हो, मतलब आप ऐसी आबादी में ना लें जहाँ पर जिनके डॉक्यूमेंट्स मशकूक हों। ऑब्वियसली बैंक की सिक्योरिटी तो वही होगी, और वो आपके लिए भी बेहतर नहीं है और बैंक के लिए बेहतर नहीं कि आप ऐसी जगह लें कि कल पता चला वो नाले की सफाई भी तो वो बस्ती खत्म हो गई। कलामी की माजरत, एक और चीज जरा मुझे बताएं, आपने कहा कि घर ऐसी जगह पर, ऐसी आबादी में या ऐसे माहौल में लेना चाहिए कि जहां पर कागजात का मशकूक होना ना बने। अगर अच्छी सोसाइटी में आप घर लेते हैं, आपको लगता है कि 50 लाख तक घर वहां पे मिल जाता है? देखिए, ये प्रॉब्लम ज्यादा आता है आपको कराची, लाहौर, इस्लामाबाद टाइप सिटीज में, जहाँ आप थोड़ी सी छोटी शहरों में जाते हैं, वहाँ माशाल्लाह बहुत स्टॉक मिल जाता है। बिल्कुल सही। इनफैक्ट हमें तो रिवर्स प्रॉब्लम आ रहा है कि आप पंजाब के कुछ जगहों पे जाएं, इवन रीजनेबल सिटीज में, तो वहाँ पर जो 35 लाख या 50 लाख के घर मिल रहे हैं, वो उनकी साइज का स्पेसिफिकेशन बड़ा है, तो वो भी एलिजिबल नहीं होते, यानी 850 स्क्वायर फुट या 1100 स्क्वायर फुट से बड़ा है। तो ये हम कराची में रह के सोचते हैं कि सिर्फ वही होगा, लेकिन कराची में भी आप देखें, आप प्राइवेट सेक्टर डेवलपर्स जो हैं, वो जरा सा बाहर चले जाएं, सुपर हाईवे पे, नेशनल हाईवे पे, थोड़ा और आगे जाएं, तो अब इसी देखें आबादियां बढ़ती जरूर है। अब आप सब चाहें कि सिटी में रह जाएं, हो नहीं सकता है। ठीक सर, मुझे वो जो जैसे जैसे आप बाहर जा रहे हैं, वैसे वो ईज हो जाएगा, बनना शुरू हो गई हैं। और ऐसा ही होता है सर, शहर एक्सपैंड इसी तरीके से होते हैं। बिल्कुल सही है सर। अभी कुछ देर पहले आपने कहा कि जो मिनिमम लिमिट ऑफ सैलरी है वो 25,000 है। सर ये जो सैलरी होगी, इसके अगेंस्ट तय होगा कि आपको कितना लोन मिल सकता है? फॉर एग्जांपल, अगर आप मिनिमम अगर 25,000 इज द सैलरी, तो क्या उसके अगेंस्ट तय होगा कि आपको इतना ही लोन मिल सकता है? नहीं, आप वो सेकंड टायर में भी जा सकते हैं, आप वो 60 लाख वाला भी सोच सकते हैं। नहीं, ऑब्वियसली आपकी सैलरी का आधा हिस्सा जो है ना, वो आप लोन रिपेमेंट में डाल सकते हैं। अगर आपकी किस्त ही 25,000 रुपए बन जाए, तो आप ऑब्वियसली घर कैसे? ठीक है, यानी अगर आपकी तनख्वाह 25,000 रुपए है, तो आप ऐसा सोच सकते हैं कि जिसमें आपको पर मंथ 12,500 रुपए लोन की पेमेंट में डालना लेकिन पड़ेगा। इसमें एक जो बहुत अच्छी चीज है वो ये कि आप 3 या 4 लोगों का फैमिली में क्लब कर सकते हैं। तो आमतौर पर आप देखेंगे लो इनकम कैटेगरी में, वो जहाँ पर कोई मर्द जो है ड्राइवर का काम कर रहा है, खातून जो है वो कहीं घर में काम कर रही हैं, बच्चा जो है वो कोई और काम कर रहा है, तो ये इनकम क्लबिंग हो जाती है। सही, और हो सकता है कि एक सुबह जॉब कर रहे हो, शाम में छोटा सा बिजनेस करते हो, तो वो भी हम उसको दायरे में ले आते हैं और वो इनकम में शामिल हो जाता है। अच्छा सिद्दीकी साहब, जो एक आम शख्स है उसके जहन में ये भी सवाल आता है कि जब हम बैंक से कर्जा लेते हैं तो उसके बाद कुछ अरसे के बाद ये होता है कि बैंक ये कह देते हैं कि हमारी पॉलिसी चेंज हो गई है, यानी कि अगर आपने 35 लाख रुपए अदा करने हैं बैंक को, तो वो 37 लाख पे आ जाएंगे। इस स्कीम में ऐसा भी हम कुछ देखें कि आगे आने वाले वक्त में खुदा ना खास्ता अगर पॉलिसी चेंज हो जाती है, तो लोगों के जहनों में ये सवाल होगा कि पहले 35, 40 या 50 देने थे, अब हमें वो 10 या 5 या 3 या 4 ऊपर देने और सिद्दीकी साहब, सॉरी बट मैं ऐड कर दूं, फॉर एग्जांपल अगर मैंने गाड़ी फाइनेंस करवाई थी, तो अगर मैं पहले किस्त दे रहा था 27,000 रुपए, तो जब काइबोर जब चेंज होता है तो वो चेंज होती रहती है, पहले अगर 25 थी, फिर 27 होगी, फिर अगेन 24 हो गई। तो क्या इसमें भी ऐसा होगा, ये अप्लाई होगा? और थोड़ा सा डिफरेंशिएट भी कर दीजिएगा वो कन्वेंशनल बैंकिंग और इस्लामिक बैंकिंग के हवाले से इसको। जी देखिए, इसमें जो पहले 5 साल पे जो
प्रॉफिट रेट जो गवर्नमेंट ने हिदायत दी है बैंक को चार्ज करने के लिए वो 5% है। मैं अभी बात कर रहा हूँ टियर 2 की, जहाँ छोटा अमाउंट है और छोटा साइज है, और जो अगले 5 साल है उसमें 7% होगा ये। तो आपकी पहले 10 साल की जो मंथली किस्त है वो तो प्री डिटर्मिन हो जाएगी, उसमें कोई एम्बिग्युइटी नहीं होगी कि भाई वो 14,000 से बढ़ के 20,000 पे चली जाएगी। लेकिन अगर वो बंदा कर्ज लेना चाह रहा है 20 साल के लिए, तो जो 11वें साल से 20 साल तक के जो है वो उसमें ऑब्वियसली वो काइबोर डिपेंडेंट है। अच्छा। उसमें वो काइबोर प्लस एक्स आ जाता है जो 2.5% या 3% या 4% हो जाता है। उसमें लाजमी उनकी किस्त बढ़ जाएगी, लेकिन उस वक्त तक इनका प्रिंसिपल भी थोड़ा रिपे हो गया होगा। अच्छा। तो होपफुली अगर प्रिंसिपल रिपे हो गया होगा तो उनका अमाउंट कम होगा, तो होपफुली इवन एट अ हायर रेट वो शायद उसमें कवर हो जाए। ठीक है। लेकिन इसलिए हम कहते हैं कि अगर आपकी अफोर्डेबिलिटी है तो आप 10 साल के लिए कर्जा रहे हैं तो आपको ये मालूम होगा कि मेरी किस्त कितनी बनती है, हतमी तौर पे पता होगा। 11वें से 20 साल तक आपको हतमी नहीं पता, आपको अंदाजा कर सकते हैं कि क्या होगा। आप अंदाजे से मुतालिक सर, अंदाजा अगर लगवाना हो हमने आपसे इस वक्त के वो चाहे कन्वेंशनल बैंकिंग के जरिए हम लोग ले रहे हो घर, या कि हम इस्लामिक बैंकिंग के जरिए ले रहे हो जिसमें रेंटल का मामला आ जाता है। सर 30 लाख या 60 लाख जब हमने इससे मुतालिक बात करनी है, ऊपर कितने पैसे देने पड़ेंगे सर? 10 साल हो या 20 साल हो, अगर आप इसको मुझे रफली बता सकें। 30 लाख पर भी, 60 लाख पर भी, 10 साल को देखते हुए भी और 20 साल को देखते हुए भी। अच्छा देखिए, वो फिगर अनफॉर्चुनेटली मेरे पास अभी नहीं है, लेकिन मैं आपको ये बता दूं कि अगर जो मंथली आप पे करते हैं ना, तो शुरू में किसी भी इसमें पहले आपका सिर्फ मार्कअप पेमेंट होता है। अच्छा। और आहिस्ता आहिस्ता आपका प्रिंसिपल रीपे होता है। तो ये जो बात है ना कि हमने 20 लाख का कर्जा लिया था तो हमने ओवर पीरियड ऑफ टाइम 30 लाख रुपए दे दिए, तो उसका तो कोई तोड़ है ही नहीं। मतलब अदर देन कर्जे हंसना वो होता है कि भाई आप बिल्कुल अल्लाह की राह में आप पैसे दे देते हैं कि भाई मैंने जितने पैसे दिया हूँ उतने वापस लें, वो एक फलाई काम होता है। ये यहाँ पर हमें गवर्नमेंट सब्सिडाइज कर रही है इसको, जिसकी वजह से आपका लोड बर्डन तकरीबन आधा हो जाता है। नहीं, लेकिन सर आज आप बैंक से नॉर्मल कर्जा लें, फॉर एग्जाम्पल नया पाकिस्तान हाउसिंग प्रोजेक्ट से पहले अगर कोई शख्स जाता था बैंक के पास कि मुझे घर के लिए कर्जा चाहिए, तो वो ऊपर कितने पैसे दे रहा था? और अब क्योंकि सब्सिडी है, अब क्योंकि हुकूमत की सपोर्ट है, और अब क्योंकि हेल्दी कंपटीशन में तमाम बैंक से काम करें, तो अब वो कितना फर्क है? पहले कितने परसेंटेज ऊपर देने पड़े थे, अब क्या फर्क पड़ा? देखिए, अब तो 5% फॉर द फर्स्ट 5 years फिक्स्ड है, राइट। पहले एक तो पाकिस्तान में फिक्स्ड रेट फाइनेंसिंग आमतौर पे अवेलेबल ही नहीं है, तो हम कस्टमर को ये कहते थे भाई आज का रेट आपका फॉर एग्जांपल काइबोर प्लस 5% होगा, विच विल बी 12%। तो आप ये कंपेयर कर लें कि आज अगर कोई आदमी कम से कम पे भी कर्जा ले रहा होगा जो लो इनकम कैटेगरी का है, तो उसको अगर ये गवर्नमेंट की स्कीम नहीं होती तो 12% पे कर्जा मिलता है और यहाँ 5% पे कर्जा मिल रहा है। तो ये ना आप समझना डबल से भी ज्यादा है, वो 5 से डबल होके 10 होता है और ये 12% मिलता है। ठीक, और फिर ये काम शहरी के लिए मुश्किल भी होता ना कि वो अपना घर बना ले। सिद्दीकी साहब, जब हम अपने घर की बात करते हैं तो जरा ये बताएगा कि जब घर लिया जाएगा तो वो क्या मेरे नाम पर होगा या वो बैंक के नाम पर होगा? और फिर अगर बैंक के नाम पर है तो कितनी मुद्दत में बैंक वो घर जो है मेरे नाम पर मुंतकिल करेगा? देखिए, घर तो जो है वो इंडिविजुअल के नाम होता है, लेकिन इस्लामिक बैंकिंग में हम ये करते हैं कि हम मुश्तरका एक एग्रीमेंट होता है जिसमें हम जॉइंट ओनर्स बन जाते हैं। बैंक भी जॉइंट ओनर होता है और इंडिविजुअल भी जॉइंट ओनर होता है। तो अगर फॉर एग्जांपल अस्यूम करें कि 10 लाख रुपए का घर है और आपका डिपॉजिट उसमें इंडिविजुअल का 10% है, तो वो इंडिविजुअल 10% मालिक बनेगा, बैंक 90% मालिक बनेगा। और फिर उसका किराया तय होगा, जो किराया तय होगा उसका 90% जो है वो बैंक को वो देगा। तो इस तरह हमारा प्रॉफिट पेमेंट आता है इसमें। ठीक, तो इसी तरह उसका जब प्रिंसिपल रीपेमेंट होता है तो वो यूनिट्स खरीदते रहता है, और जब एंड होता है तो वो आहिस्ता आहिस्ता 90 से 80, 80 से 70 इस तरह 0% पे आ जाता है, वो पूरा का पूरा घर उसका हो जाता है। राइट। सर मुझे आप प्लीज ये भी बता दीजिएगा कि फॉर एग्जांपल अगर किसी शख्स के पास 30 लाख रुपए हों और वो 60 लाख वाला घर लेना चाह रहा हो, तो क्या ये पॉसिबिलिटी होगी कि वो कहे कि 30 लाख मेरे पास है, मुझे सिर्फ बाकी 30 लाख रुपए लेने हैं? नहीं, देखिए, इसमें हुकूमत ने दो लिमिटिंग फैक्टर लगाई हुई है। एक तो जो टियर 3 है, जिसमें जो बड़ा घर आप बात कर रहे हैं, उसमें आपका 1100 स्क्वायर फुट से ज्यादा घर नहीं हो सकता है और 6 मिलियन रुपए से ज्यादा का घर नहीं हो सकता। अगर आपका घर 6.5 मिलियन का है तो ये कर्जा इसलिए अवेलेबल नहीं होगा क्योंकि गवर्नमेंट चाह ये रही है कि अगर आपके पास 30 लाख रुपए माशाल्लाह पड़े हैं बैंक में, तो आप वो 30 लाख रुपए लेके खुद घर बना लें। वो ये सिर्फ उन लोगों के लिए ये सब्सिडी स्कीम गवर्नमेंट लेकर आ रही है जिनके पास कुछ भी नहीं है। तो अगर
आपको भी देंगे और वो मुझे भी दे देंगे, मैं भी एलिजिबल हो सकता हूँ उसमें, राइट? लेकिन वो मुझे देना नहीं चाहेंगे वो। तो ताकि ये सही हकदार लोगों को हकदार लोगों की तरफ जाए जिनका हक है उन्हें मिले। और यही बात वजीर आजम भी कहते हैं। सिद्दीकी साहब, एक और चीज, अगर कोई घर 850 स्क्वायर फीट से ज्यादा है लेकिन उसकी कीमत 35 लाख रुपए है, तो क्या इस पर बैंक मुझे कर्ज देगा? देखिए 850 स्क्वायर फुट और 35 लाख का है तो वो 5% मिल जाएगा। अगर वो 850 स्क्वायर फुट से ज्यादा और 1100 से कम है तो फिर उसको कर्ज मिल जाएगा और 2% ज्यादा पे मिल जाएगा, लेकिन 1100 से ज्यादा तो फिर नहीं मिलेगा। ओके सर, लास्टली तो बता दें कि कितनी, सर यू वांट टू ऐड समथिंग? जी, मैं सिर्फ ये कह रहा था, आपका जो पिछला क्वेश्चन था ना कि हकदार को मिले, तो इसमें गवर्नमेंट ने 330 बिलियन रुपीस का सब्सिडी के तहत बजट अप्रूव की हुई है, विच इज अ ह्यूज अमाउंट ऑफ मनी। तो इंशाल्लाह ताला अभी तो पाइपलाइन इतनी है नहीं, घरों की बनना शुरू हो रहे हैं। जब ये आएंगे तो आप देखेंगे ये घर आम हालात में लोगों को मिलते रहेंगे और वो बिल्डर्स भी लोगों के पीछे पड़े होंगे कि भाई आप हमारा घर खरीद लें। अभी स्टॉक नहीं है, तो ये जो चीजें आपको अभी इतनी नजर नहीं आ रही है, ये नजर आएंगी। इनकी जब पाइपलाइन नजर आएगी तो फिर आपको ये जिस तरह बन कबाब मिलता है ना, उस तरह आप आसानी से आप घर भी खरीद पाएंगे। अरे वाह! और सर ये हमने देखा भी है, लो कॉस्ट हाउसिंग प्रोजेक्ट्स मुख्तलिफ शहरों में या फॉर दैट मैटर बिग सिटीज के आउटस्कर्ट्स में बनाए जा रहे हैं ताकि जब ये प्रोजेक्ट के तहत लोग कर्ज लें तो वहां पर वो ले सकें। सर मुझे ये बता दें कि अब तक कितनी दरखास्तें मौसूल हो चुकी हैं? अगर आपके पास तमाम बैंक्स का रिकॉर्ड है तो तमाम का बताएं, वरना सिर्फ मीज़ान बैंक का बता दीजिएगा। और क्या कोई हद भी है, कोई कैपिंग भी है कि अच्छा इतनी एप्लीकेशंस आ गई तो फिर मजीद नहीं ली जाएंगी? जी देखें, एप्लीकेशन तो हजारों में आई हैं, उनका भी फिल्ट्रेशन हो रहा है। एप्लीकेशन दो तरह से आती है, एक जाती है डायरेक्टली टू नेफ्डा जो नेशनल हाउसिंग अथॉरिटी है, वो मजीद और अपने घर बना के देंगे, उनको एप्लीकेशन जा रही है। और जो उनके पास एप्लीकेशन आ रही है वो हमें फॉरवर्ड कर रहे हैं कि भाई आप देखें कि आप इनमें से आप भी एप्लीकेशन सीव आउट कर लें। और एक बहुत इसमें इम्पोर्टेंट चीज ये कि गवर्नमेंट का कहीं ये प्रेशर नहीं है कि भाई आप फलां को दे दें या फलां को ना दें, आप अपनी मर्जी से करें, क्योंकि रीपेमेंट का रिस्क हर इंडिविजुअल बैंक रन करता है। इसमें एक स्कीम है जिसमें 40% गारंटी स्कीम है, जिसकी इत्तेफाक से आज ही साइनिंग सेरेमनी है। लेकिन उसको अगर 1 मिनट के लिए आप छोड़ दें तो ये सारा रिस्क जो है बैंक को देना है। तो गवर्नमेंट अल्हम्दुलिल्लाह कहीं पर भी ये इंटरफेयर नहीं करती कि भाई आप फला तबके को दे दें, इसको दें ना दें, उसको ना दें, वो टोटल 100% बैंक के बैंक पर डिपेंड करता है। सर अभी कुछ देर पहले आपने कहा था कि अगर फैमिली मेंबर्स मिलकर भी लेना चाहें तो ले सकते हैं। सर क्या ये अप्लाई दोस्तों पर भी होता है, दो दोस्त मिलकर लेना चाहें तो? मुझे इसका सही आंसर टू बी ऑनेस्ट नहीं मालूम है, लेकिन मेरा ख्याल से नहीं होता होगा ये। ठीक है, थैंक यू सो वेरी मच सर, थैंक यू सो वेरी मच सर, साथ मौजूद थे। इजीली आपने हमें समझा दिया ये सारा मामला कि किस तरीके से घर लिया जा सकेगा जिसके पास अब तक अपना घर नहीं, जिसने अब तक अपना घर नहीं बनाया, ये ऑप्शन सिर्फ उसके लिए है। ये वज़ीर आज़म का ख्वाब था और यूँ तो ये ख्वाब हर पाकिस्तानी का है, हर शहरी का होता है कि उसका अपना घर हो।